अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। तो बच्चों, जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा है उसमें हमने सेमीकंडक्टर्स के बारे में बड़ी डिटेल में पढ़ा है। हमने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा और फिर इलेक्ट्रिक इंडक्शन बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स पढ़ा इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो बच्चों, अम्पेयर था ना, उसने अपना एक व्यू दिया। उसने व्यू क्या दिया बच्चों? उसने कहा कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स में बी ड्यू टू द सर्कुलेटिंग करंट्स। उसने क्या कहा कि जो हमारे पास सॉलिड्स के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट्स आते हैं ना, वो जो उनसे होंगे वो सर्कुलेटिंग करंट्स की वजह से आएंगे। अब उसने ये बात क्यों की बच्चों? अब अगर मैं देखता हूं, जो मेरे पास बार मैग्नेट है, जो मेरे पास कौन सा है, क्या है मेरा बार मैग्नेट है, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बच्चों हमारे पास होती है कुछ करंट कैरिंग सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड की तरह। ठीक है, अगर मैं एक सोलिनॉइड बना लूं, ये मेरे पास एक करंट कैरिंग सोलिनॉइड है। ठीक है, जिस तरह से हमारे पास बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड बन रही होती है, इसी तरह से हमारे पास क्या होती है, एक करंट कैरिंग सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड भी बन रही होती है। इसी तरह से अगर मैं एक छोटा सा बार मैग्नेट लूं, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक करंट कैरिंग लूप की मैग्नेटिक फील्ड की तरह की, सिंपल अगर मैं एक लूप ले लूं, उसकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस करंट कैरिंग सिंगल मैग्नेटिक लूप की तरह की उसकी कोई मैग्नेटिक फील्ड बन रही होती है। तो उसने इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये बात की कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो जो हमारे पास सॉलिड्स के अंदर भी बन रही है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास मूविंग चार्जेस की वजह से बन रही है। लेकिन एम्पेयर के आइडिया को उस वक्त इतनी शोहरत नहीं मिल सकी। उसकी रीजन क्या थी? उसकी रीजन ये थी कि उस वक्त एटम के स्ट्रक्चर का किसी को नहीं पता था। तो जिसकी वजह से एम्पेयर का आइडिया इतनी ज्यादा अच्छे तरीके से कोई बंदा इस आइडिया पे को मानने के लिए तैयार नहीं था। तो फिर ऐसे हुआ कि कुछ अरसे बाद एटम का स्ट्रक्चर पता चला। अब एटम का जब स्ट्रक्चर देखा गया, तो एटम के स्ट्रक्चर में दरमियान में एक न्यूक्लियस था बच्चों। ठीक है, और उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे? रिवॉल्व कर रहे थे। अब मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की मोशन के का जिक्र आपके साथ करूंगा, फिर इसको हम आगे लेके चलेंगे अपनी बातों को। अब जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, इसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है बच्चों, अब इलेक्ट्रॉन दो तरह की मोशन शो कर रहा है। एक मोशन जो बच्चों वो शो कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, जिसे हम ऑर्बिटल एंगुलर मोशन कहते थे, या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का नाम दिया था हमने। अगर आप अपना फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5 को याद करें कि जो ऑर्बिट के अंदर की वजह से मोशन है उसको ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। एक तो ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, दूसरा ये अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, जिसको हमने स्पिन एंगुलर मोमेंटम का नाम दिया था। स्पिन एंगुलर मोशन का नाम हम इसको कह सकते हैं। तो दो तरह से एक इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, एक ऑर्बिटल मोशन कर रहा है और एक स्पिन मोशन कर रहा है। और इसी ऑर्बिटल और स्पिन मोशन की वजह से किसी भी सॉलिड के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। ठीक है, या मैं अभी आपसे बात करूं, दो तरह की मोशन है, एक क्या है? स्पिन मोशन है और एक क्या है? एंगुलर मोशन है। इन दोनों मोशंस की वजह से किसी भी जो हमारे पास सॉलिड होता है उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती हैं। अब इन मोशंस का किस तरह से होना जरूरी है, इस मोशन की बेस के ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की बेस के ऊपर हमने सॉलिड्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ये बच्चों जो न्यूक्लियस होता है ये भी अपने एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट कर रहा होता है, लेकिन इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट होती है इसके मोशन की वजह से वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो इस वजह से हम इसके इफेक्ट को निग्लेक्ट कर देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, इनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, और वही सॉलिड्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का बाइस बनती है। ठीक है, तो इसी मोशन की बेस पे हम लोग अब सॉलिड्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। तो हम उन कैटेगरीज के बारे में बच्चों अब बारी बारी उन टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग जिक्र कर रहे हैं डायामैग्नेटिक का। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हमारे पास, अब देखें बच्चों, हमारे पास
जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक हो गया बच्चों। अब इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स पड़े होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स पड़े होते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैं आपसे कहता हूं कि एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है, दोनों अपने एक्सिस के इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो ऐसे सॉलिड्स या ऐसे मटेरियल्स जिनमें ये इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन मोशन, जब ये हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ पेयर पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन कुछ इस तरह से हो कि ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दे, कैंसल आउट कर दे, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करे, कैंसल आउट कर दे। तो देखें, इसकी स्पिन मोशन लेट सपोज इस डायरेक्शन में है और इसकी स्पिन मोशन क्या है, लेट सपोज इस डायरेक्शन में। इसका नॉर्थ पोल अपवर्ड डायरेक्शन में, साउथ पोल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका साउथ पोल अपवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्थ पोल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, कैंसल आउट कर रहे हैं, और नेट मैग्नेटिक फील्ड किसी भी तरह की कोई भी प्रोड्यूस नहीं हो रही। तो ऐसे मटेरियल्स जिनमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन मोशन कुछ इस तरह से हो कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दें, कैंसल आउट कर दें, वो हमारे पास डायामैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं। और ये जो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, ये हमारे पास, अगर मैं इनको क्या करूं, किसी मैग्नेट के पास रखूं, तो मैग्नेट इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स आर नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स। ये मटेरियल्स किसी भी तरह से किसी भी मैग्नेट के तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि आप देखें कि इनके अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड ही कोई नहीं प्रोड्यूस हो रही। कि एक हमारे पास अगर स्पिन मोशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की, तो दूसरे की किस्में हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो दोनों एक दूसरे को इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, कैंसल आउट कर रहे हैं, जिसके नतीजे में किसी भी तरह की कोई भी नेट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं हो रही। तो ये वाले जो मटेरियल्स हैं हमारे पास डायामैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं। और यूजुअली ये वाला जो डायामैग्नेटिक बिहेवियर है, वो वाले सब्सटेंसेस शो करती हैं जिनमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक्सेप्शन मौजूद है ऑक्सीजन की बहरल, लेकिन फिलहाल आपने देखें, छोटी छोटी सी बात करूं कि जिनमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन मोशंस कुछ इस तरह से होती हैं कि वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं। और ये जो मटेरियल्स हैं, इनको जो हमारे पास है, कोई भी बार मैग्नेट या किसी भी मैग्नेट के अंदर इन मटेरियल को अगर रखा जाए, तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता। और डायामैग्नेटिक मटेरियल्स की मिसालों में वाटर आ जाता है। ठीक है बच्चों, वाटर के साथ इसी तरह से हमारे पास कॉपर आ जाता है। ये हमारे पास किस में आ जाते हैं, इसी तरह से इसमें हम लोग बेंजीन भी ले सकते हैं। ये डायामैग्नेटिक मटेरियल की एग्जांपल्स में से। आगे हम लोग चलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स पे, या पैरामैग्नेटिक पहले कर लेते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स पे चलते हैं, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक की हमने बड़ी डिटेल में बात करनी है। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स पे आते हैं। अब देखें बच्चों, ये एक ऐसे मटेरियल्स हैं, इनमें जो हमारे पास जो, मैं सबसे पहली बात कर दूं, तो ये यूजुअली वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन मोशन कुछ इस तरह से होती है कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट नहीं कर रही होती। तो उनके अंदर एज अ रिजल्ट कोई नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मौजूद होती है। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मौजूद होती है। और जब वो नेट मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, तो ये मटेरियल्स क्या होते हैं, मैग्नेट्स की तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट भी होते हैं। मैग्नेट्स मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट these materials। ठीक हो गया बच्चों। ये यूजुअली इनके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। दूसरी बात क्या है कि इनके पास कोई नेट मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होती है। और तीसरी बात मैंने क्या की है कि अगर इनको किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए, तो ये जो उनसे मटेरियल्स होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ठीक हो गया बच्चों, यहाँ तक था। अब आगे चलते हैं तीसरी टाइप पे, और इस टाइप को हम लोग बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स या सब्सटेंसेस।
तो बच्चों इनकी तरफ हम लोग आते हैं, फेरोमैग्नेटिक की तरफ। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को समझने से पहले ज़रूरी है हमें समझना है एक टर्म को, डोमेन्स को। किस टर्म को समझना ज़रूरी है बच्चों? एक टर्म है हमारे पास डोमेन्स। अब डोमेन्स क्या होती हैं देखें, मैं आपको छोटी सी ना एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, लिटरली ऐसा नहीं है, लेकिन सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आप देखें कि कोई मटेरियल है वो 100 एटम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, उन 100 या आप कह लें 1000 एटम से मिलकर बना हुआ है, 1000 एटम से मिलकर बना हुआ है, उन 1000 एटम में 100 एटम्स का मैं ग्रुप बनाता हूँ। टोटल कितने ग्रुप बन गए? 10 ग्रुप बन गए। अब वो जो 100 एटम्स का ग्रुप है ना, वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड्स को या उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पिन मोशंस इस तरह से अलाइन होती है कि वो 100 एटम का ग्रुप अपने आप में एक मैग्नेट बन जाता है। उसका अपने आप में क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, और अपने आप में उसका क्या होता है, एक साउथ पोल होता है, ठीक है। मैं फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि आप सोचें कि एक मटेरियल है वो 1000 एटम से मिलके बना हुआ है, तो 100 के अगर मैं 10 ग्रुप बनाऊं, वो जो 100 का एक ग्रुप है वो उनकी जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन मोशन इस तरह से अलाइन होती है, एक दूसरे के इस तरह से अलाइन हो जाती है कि वो अपने आप में ही एक मैग्नेट की तरह क्या करता है, बिहेव करना शुरू कर देता है। तो हर 100 एटम्स का ग्रुप अपने आप में एक मैग्नेट है, ठीक है। उसका अपना नॉर्थ पोल है, उसका अपना साउथ पोल है। जो 100 एटम्स का ग्रुप बना रहा हूं उसको मैं क्या कहता हूं, डोमेन कहता हूं। कि इनके अंदर छोटी छोटी सी डोमेन्स मौजूद होती हैं जो अपने आप में एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती हैं। लेकिन जब ये अनमैग्नेटाइज्ड होते हैं, जब ये मटेरियल्स क्या होते हैं, इनके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की हुई, अनमैग्नेटाइज्ड होते हैं। जब ये अनमैग्नेटाइज होते हैं बच्चों, तो इनकी जो डोमेन्स हैं उनकी अलाइनमेंट इस तरह से होती है कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दें और उनके ऊपर नो नेट मैग्नेटिक फील्ड, उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी नो नेट मैग्नेटिक फील्ड, उन पे किसी भी तरह की कोई भी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं होती जब ये अनमैग्नेटाइज होते हैं, ठीक है। लेकिन जब इनको किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेट में रख दिया जाए, कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेट है उसको इसके अंदर इनको उसमें रख दिया गया, अब क्या होगा बच्चों? अब इस तरह से होगा, इनकी डोमेन्स अब अलाइन होना शुरू हो जाएंगी। डोमेन्स क्या होंगी, अब अलाइन होना शुरू हो जाएंगी, और वो अलाइन करके एक दूसरे के इफेक्ट को स्ट्रेंथन करेंगी, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, डोमेन्स क्या होंगी, अलाइन होना शुरू हो जाएंगी। अलाइन होके वो डोमेन्स क्या करेंगी, एक दूसरे के इफेक्ट को स्ट्रेंथन करेंगी। जब वो एक दूसरे को इफेक्ट को स्ट्रेंथन करेंगी, उसके नतीजे में जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंगर होगी, वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएगी। जिस तरह मैंने आपको जब सेल्फ इंडक्शन का टॉपिक पढ़ाया था, आपको याद होगा मैंने कहा था कि हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का जिक्र करना है, ये मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रोंग कर देते हैं। अगर मैं क्या करता हूं, एक सॉलिनॉइड के अंदर मैं क्या करता हूं, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का कोर बना देता हूं, कोर मतलब उसके अंदर एक मटेरियल रख देता हूं, तो मैंने क्या कहा था, एज ए रिजल्ट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंगर होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो मौजूद डोमेन्स हैं वो एक दूसरे को इस तरह से अलाइन करती हैं कि वो नेट मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देती हैं बच्चों, स्ट्रोंगर कर देती हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, इनको हम लोग एक सॉफ्ट वाले होते हैं और एक हार्ड वाले होते हैं। जो सॉफ्ट वाले में हम लोग मिसाल ले रहे हैं वो किसकी ले रहे हैं, आयरन की ले रहे हैं, ठीक है। अब जो सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं, आयरन की मैं मिसाल ले रहा हूं, तो जो सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं उनको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करना बच्चों आसान होता है, ठीक है। मैग्नेटाइज करना और डीमैग्नेटाइज करना क्या होता है, आसान होता है। कि अगर मैंने इसकी मिसाल इस तरह से ले लें कि अगर मैंने क्या किया है, इनके करंट अप्लाई किया और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, तो उनकी डोमेन्स 1 मिनट के अंदर या थोड़े टाइम में, बहुत कम वक्त के अंदर खुद को अलाइन कर लेती हैं। जब ये बहुत कम वक्त में, जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, एक दूसरे को अलाइन कर लेती हैं, तो इसके नतीजे में मैग्नेटिक फील्ड को ये बहुत ज्यादा जल्दी क्या कर देते हैं, स्ट्रोंगर कर देते हैं, ठीक है। मैं दोबारा ये लिख रहा हूं बात, कि जब मैं इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं, तो इनकी अलाइनमेंट क्या होती है, बहुत ज्यादा फास्ट होती है।
जब इनकी अलाइनमेंट बहुत ज्यादा फास्ट होती है तो ये मैग्नेटिक फील्ड को उतनी ही ज्यादा क्या कर देते हैं, उतनी ही ज्यादा जल्दी क्या कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। ठीक है, जब ये मैग्नेटिक फील्ड को जल्दी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं तो इसी वजह से ये जो हमारे पास सॉफ्ट मटेरियल्स हैं इनको इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में यूज किया जाता है कि जैसे ही मैं अपनी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूं तो साथ ही ये एकदम क्या हो जाएंगे, अभी मैग्नेटाइज्ड हो जाए और हमारी मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग। अब दूसरी बात भी है कि जब मैं इन पे से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटाता हूं तो ये डीमैग्नेटाइज भी उतनी ही जल्दी, जितनी जल्दी ये मैग्नेटाइज हो रहे हैं उतनी ही जल्दी ये डीमैग्नेटाइज भी हो जाते हैं। यही वजह है कि इनको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के अंदर क्या किया जाता है बच्चों, इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसके बरअक्स जो हमारे पास कुछ हार्ड होते हैं, जिस तरह स्टील की हम एग्जांपल ले रहे हैं यहां पे। अब जो स्टील है बच्चों, इसको मैग्नेटाइज करना मुश्किल है। मतलब जब मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है, जब मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी है, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैंने अप्लाई की है तो ये इतनी जल्दी मैग्नेटाइज नहीं होते, टाइम लेते हैं मैग्नेटाइज होने में, कुछ वक्त लगता है। लेकिन अगर एक दफा ये मैग्नेटाइज हो जाएं, एक दफा ये क्या हो जाए, मैग्नेटाइज हो जाए, तो इनको डीमैग्नेटाइज होने में भी उतना ही ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं कि टाइम लेते हैं ये क्या होने में, मैग्नेटाइज होने में, मैग्नेटाइज होने में टाइम ले रहे हैं। लेकिन वंस मैग्नेटाइज्ड, वंस मैग्नेटाइज्ड, ठीक है, एक दफा मैग्नेटाइज कर दिया जाए तो ये डीमैग्नेटाइज होने में भी बहुत ज्यादा वक्त लेते हैं। वंस मैग्नेटाइज्ड, दे देयर डोमेन्स रिमेन अलाइन फॉर अ लॉन्ग टाइम। उनकी डोमेन्स क्या रहती हैं, बहुत ज्यादा टाइम तक क्या रहती हैं, अलाइंड रहती हैं। यही वजह है कि इस तरह के जो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं इनको इस्तेमाल किया जाता है परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए। यूज कहां किया जाता है इनको, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। इसी तरह से आपकी बुक में इसकी एक और मिसाल दी गई है, एल्निको 5 एक अलॉय है, उसकी भी मिसाल आपको इसमें दी गई है। अब इफेक्ट दिया गया है टेम्परेचर का इसके ऊपर। ठीक है, कि टेम्परेचर या किस तरह से इनके ऊपर क्या करता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर इफेक्ट करता है। अब देखिए जो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है ना, ये जो आप कह लें कि जिस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रेंथन कर रहे हैं ना, जिस तरह से इनकी डोमेन्स एक दूसरे को अलाइन कर रही हैं, वो डिपेंड करता है इनकी थर्मल वाइब्रेशंस के ऊपर। वो बात डिपेंड करती है किसके ऊपर, इनकी थर्मल वाइब्रेशंस के ऊपर। अब आप देखें कि ये बात डिपेंड कर रही है थर्मल वाइब्रेशंस पे। अब थर्मल वाइब्रेशंस और टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं। थर्मल वाइब्रेशंस, जैसे जैसे हम क्या करूंगा, मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, थर्मल वाइब्रेशंस भी बढ़ती जाएंगी। थर्मल वाइब्रेशंस बढ़ने का मतलब ये है कि अलाइनमेंट खराब हो रही है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की, अलाइनमेंट खराब हो रही है। तो थर्मल वाइब्रेशन मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, थर्मल वाइब्रेशंस भी बढ़ रही हैं। अब आपको पता है कि जब छोटी सी मैं आपको एक साइड से एग्जांपल देता हूं कि जब हमारे पास हम कहते हैं कि एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम बात ये करते हैं कि उसकी थर्मल वाइब्रेशंस इतनी ज्यादा तेज हो गई हैं कि अब वो सॉलिड फॉर्म में नहीं रह पा रहा, तो वो एकदम ढह जाता है किसमें, लिक्विड की शक्ल में। यही बात अब छोटी सी एग्जांपल के तौर पे, जब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो टेम्परेचर बढ़ने से उनकी वाइब्रेशंस भी क्या होती हैं, स्पीड अप होना शुरू हो जाती हैं। जब स्पीड अप होना शुरू होती हैं तो डोमेन्स अपने आप को उस तरह से अलाइन नहीं कर पाती जिस तरह से वो पहले अलाइन कर रही थी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से मैं कह रहा हूं ऑर्डर लाइनस ऑफ द डोमेन्स क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से ऑर्डर लाइनस क्या हो रही है, हमारे पास डोमेन की क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। जब ये बात डिस्टर्ब हो रही है, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है,
तो इसका मतलब है कि वो मैग्नेटिक फील्ड भी उस तरह से नहीं बनाती। अब एक टेम्परेचर होता है जिसको हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। एक टेम्परेचर होता है बच्चों, वो क्या होता है? क्यूरी टेम्परेचर होता है। अब जब हम क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, जब हम क्या करते हैं, क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर चले जाते हैं, तो ये जो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं ये बिहेव करते हैं। जब फेरो क्यूरी टेम्परेचर से हम क्या जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स किस तरह से बिहेव करना शुरू कर देते हैं? पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की तरह क्या करते हैं? बिहेव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर। अगर क्यूरी टेम्परेचर से नीचे हैं तो ये फेरोमैग्नेटिक ही है, इनकी डोमेन्स ऑर्डर में ही है। लेकिन जब हम इस टेम्परेचर से ऊपर जाएंगे तो ये मटेरियल्स क्या करेंगे? पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की तरह क्या करना शुरू कर देंगे? बिहेव कर देंगे। और अगर आपकी बुक में देखें तो उसने आपको आयरन की एग्जांपल दी हुई है कि आयरन का जो क्यूरी टेम्परेचर है वो क्या है? 750 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप इसको केल्विन में लिखना चाहें तो आप इसको 1023 केल्विन भी लिख सकते हैं। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने इन चीज़ों के बारे में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया। मेरा इरादा था 2 लेक्चर्स में करवाऊं, लेकिन बहरहाल हमने एक लेक्चर में कर लिया। तो मैं इस मतलब टॉपिक के मतलब इस टॉपिक की डिटेल आपको एक बार मतलब चंद अल्फाज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आज हमने पढ़ा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में सबसे पहली बात मैंने बताई आपको एम्पेयर का व्यू। मैंने कहा कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स में भी ड्यू टू द सर्कुलेटिंग करंट। सर्कुलेटिंग करंट्स का मतलब क्या है? ये बात एम्पेयर ने क्यों कही? एम्पेयर ने ये बात इसलिए कही कि उसने कहा कि जो हमारे पास बार मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड तो सोलिनॉइड की तरह की है, सोलिनॉइड करंट कैरी कर रहा है। इसी तरह से एक छोटा बार मैग्नेट लें तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है एक करंट कैरिंग लूप की तरह की होती है। सिंपल लूप ले लिया। तो उसने कहा इसका मतलब है कि जो सॉलिड्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है ना, ये उसे लगा कि ये सर्कुलेटिंग करंट्स की वजह से है। लेकिन लोगों ने उसके आइडिया को इतनी अहमियत नहीं दी। क्यों? क्योंकि उस वक्त तक एटम के स्ट्रक्चर के बारे में लोगों को नहीं पता था। लेकिन जब एटम का स्ट्रक्चर मालूम हुआ तो उन्होंने कहा एम्पेयर भाई बात ठीक करके गया था। ठीक है, कैसे? अब उस बात का अंदाजा कि उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रोटेट कर रहा है ना, तो वो 2 मोशन शो कर रहा है। एक हमारे पास कर रहा है स्पिन मोशन और एक कर रहा है एंगुलर मोशन। जो हमारे पास एटम के पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ना, वो इन 2 मोशंस की वजह से आ रही है। न्यूक्लियस भी नो डाउट रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के इर्द गिर्द, लेकिन उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो क्या होती है? बहुत वीक होती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक जिक्र करना भूल गया। जो हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल का है। तो मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में अगर हम कह लें तो आप ये कह लें कि जिसमें 2 तरह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही होती है, 2 वजूहात की बिना पे, तो हम उसको मैग्नेटिक डाइपोल का नाम दे देते हैं। तो मैग्नेटिक डाइपोल है। उसके बाद हम लोग आगे गए थे तो मैंने आपको कहा था कि इसी मोशन की वजह से हमने क्या किया है, सॉलिड्स को डिफरेंट टाइप्स के अंदर क्या किया है, डिवाइड किया है। सॉलिड्स को डिफरेंट टाइप में से मैंने सबसे पहले आपको डायमैग्नेटिक की मिसाल दी। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की मैंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स पड़े होते हैं। ठीक है, तो इन द फॉर्म ऑफ पेयर होते हैं। और जो हमारे पास डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन मोशन कुछ इस तरह से होती है कि वो एक दूसरे के नेट इफेक्ट को क्या कर देते हैं बच्चों? कैंसल आउट करते हैं। जब वो एक दूसरे के नेट इफेक्ट को बच्चों कैंसल आउट कर रहे हैं तो एज अ रिजल्ट नेट मैग्नेटिक फील्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस पे नहीं होती। मैंने आपको साथ ही ये बात बताई कि ये यूजुअली यूजुअली एक्सेप्शन मौजूद है। मैंने जिस तरह आपको ऑक्सीजन का कहा था, ये यूजुअली जो से हैं वो ऐसे एटम्स या ऐसे सब्सटेंसेस शो करते हैं जिनमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर मैंने आपको अगली मिसाल, अगला जो बताया था वो आपको कहा था मैंने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। मैंने क्या कहा था, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन कुछ इस तरह से होती है, स्पिन मोशन के वे, उसके अंदर नेट किसी ना किसी तरह का इफेक्ट आ रहा होता है। और मैंने ये बात आपको की थी किसके अंदर होता है, ये ऑड के अंदर होता है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को हमारे पास मैग्नेट से अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते, पैरामैग्नेटिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये बातें मैंने आपसे कर ली थी। फिर हम आए थे किसकी तरफ? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की तरफ। फिर उसमें मैंने सबसे पहले आपको डोमेन्स के बारे में बताया था कि डोमेन्स क्या होती हैं। फिर मैंने आपको कुछ सॉफ्ट सब्सटेंसेस के बारे में बताया, फिर आपको हार्ड सब्सटेंसेस के बारे में बताया, और फिर हमने टेम्परेचर का इफेक्ट देखा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बच्चों, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।